सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे दिए हुए माप का कोण बनाना के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में जानेंगे 3D आकार बनाने के लिए जाल नेट के बारे में। फिर क्लास 8 में हम लोग समझेंगे द्विदंड आलेख को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि राजकुमार शुक्ल जी चंपारण की समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से इस बारे में बातचीत की और अंत में महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हुए। गांधी जी के कहे अनुसार शुक्ल जी तय तिथि को कलकत्ता जा पहुंचे। कलकत्ता से गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पहली बार पटना आए। दोनों राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। वहां नौकरों ने कहा कि वकील साहब बाहर गए हैं। नौकरों ने उन दोनों को किसान मुवक्किल समझा, अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। शौच और स्नान के लिए बाहर आम शौचालय को ही इस्तेमाल करने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने लंदन के सहपाठी पटना के बैरिस्टर मजरूल हक को संदेश भेजा। मजरूल हक मोटर गाड़ी से वहां पर आए। गांधी जी उनके घर गए और उसी दिन वहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ता हक साहब ने उन्हें बता दिया था। गांधी जी ने पटना से कृपलानी जी को तार भिजवाया कि मैं मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ पर ठहरूंगा।
और अगर आप स्टेशन आ जाएं, तो ये मेरे लिए नई जगह में सुविधाजनक होगा। कृपलानी जी को तीसरे पहर में तार मिला था और उसी रात गांधी जी आने वाले थे। कृपलानी जी अपने ऊपर गांधी जी का भरोसा देख करके बहुत खुश हुए और हैरान भी। उन्होंने छात्रों से कहा कि रात में स्टेशन से गांधी जी को लाना है और ये जिम्मेदारी तुम सब लोगों की है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब छात्र स्टेशन पहुंचे तो क्या छात्रों ने गांधी जी को आसानी से ढूंढ लिया या फिर उन्हें कोई दिक्कत आई थी। यह आप सब अगली बार जरूर देखना। आज हम सीखेंगे पेपर फोल्डिंग और चांदे के प्रयोग से दिए हुए माप का कोण खींचना। चलिए इसे एक मजेदार विधि से सीखें। हम प्रकार यानी कंपास के प्रयोग से कागज पर एक वृत्त यानी सर्कल बनाएंगे और उसे काट लेंगे। क्या आपको याद है कि वृत्त 360 डिग्री का कोण होता है। अगर हम वृत्त को आधे से मोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। अगर फिर से हम इसे आधे से मोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। जरा सोचिए, अगर हम फिर से इसे आधे से मोड़ेंगे तो हमें कोण का क्या माप प्राप्त होगा। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें कोण का माप प्राप्त होगा 45 डिग्री। अगर हम वृत्त को खोलेंगे तो हमें 45 डिग्री के खंडों यानी पार्ट्स में बटा वृत्त दिखाई देगा। क्या आप बता सकते हैं 3 खंडों से हमें कौन से माप का कोण मिलेगा। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें 135 डिग्री माप वाला कोण प्राप्त होगा। इसी प्रकार पता कीजिए हम कौन कौन से माप का कोण इस विधि से बना सकते हैं। कोण खींचने के लिए हम चांदे यानी प्रोट्रैक्टर का प्रयोग भी करते हैं। चांदे का एक खंड 1 डिग्री का माप दर्शाता है। चूंकि चांदे पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक खंड बने हैं, इसलिए हम 180 डिग्री तक का कोण आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए चांदे के प्रयोग से कोण बनाने की विधि सीखें। मान लीजिए हमें 122 डिग्री माप वाले कोण की रचना करनी है। पहला चरण, सबसे पहले हम एक किरण MN खींचेंगे। दूसरा चरण, चांदे का केंद्र M पर रखकर हम चांदे को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि उसका शून्य किनारा किरण MN के अनुदिश रहे। तीसरा चरण, आप देख सकते हैं कि चांदे पर 2 स्केल हैं। क्या आप बता सकते हैं हमें कौन सी स्केल देखनी होगी। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम वह स्केल देखेंगे जिस पर 0 डिग्री बिंदु N के पास हो, यानी कि यहाँ हम अंदरूनी स्केल देखेंगे। इस तरह से हम किरण MN को 0 डिग्री मानेंगे। इस स्केल पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि 122 डिग्री का खंड कौन से स्थान पर आता है। इस स्थान के सम्मुख हम बिंदु L अंकित करेंगे। चौथा चरण, अब हम बिंदु M से शुरू होती हुई और बिंदु L से जाती हुई किरण खींचेंगे। इस प्रकार यहाँ हमने 122 डिग्री माप वाले कोण LMN की रचना कर ली है। अब आप वीडियो रोककर 97 डिग्री माप वाले कोण की रचना कीजिए। आप इसे जरूर कर पाएंगे। आज हमने सीखा पेपर फोल्डिंग और चांदे के प्रयोग से दिए हुए माप का कोण बनाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रकार के प्रयोग से विशेष माप के कोण बनाना। आज हम सीखेंगे प्रकार के प्रयोग से विशेष माप के कोण बनाना। आप जानते हैं कि प्रकार का प्रयोग वृत्त यानी सर्कल बनाने के लिए एवं चाप यानी आर्क खींचने के लिए किया जाता है। जरा सोचिए, क्या हम इसके उपयोग से कोई कोण बना सकते हैं। सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमने प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या यानी रेडियस का एक वृत्त खींचा और उसके केंद्र यानी सेंटर को O नाम दिया। अब हम वृत्त पर व्यास यानी डायमीटर PQ खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर
हम प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखेंगे और वृत्त को काटता हुआ एक चाप खींचेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु को हम K नाम देंगे। फिर हम K को केंद्र O से मिलाएंगे। प्रकार का नुकीला सिरा K बिंदु पर रखकर फिर से हम वृत्त को काटता एक और चाप खींचेंगे और प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C नाम देंगे और C को केंद्र O से जोड़ेंगे। अगर फिर से हम प्रकार का नुकीला सिरा C पर रखते हैं और चाप खींचते हैं तो यह चाप वृत्त को Q बिंदु पर ही काटेगा। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह तीनों चाप बराबर है, इसलिए इन्हें बनाने वाले कोण भी बराबर है। व्यास एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का माप दर्शाता है, लेकिन वह इन तीनों बराबर कोणों का योग भी है। इसलिए यहाँ प्रत्येक कोण का माप होगा 180 डिग्री विभाजित 3 बराबर 60 डिग्री। तो क्या अब आप प्रकार के उपयोग से 60 डिग्री माप का कोण बनाने की कोई विधि सोच पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, हम एक किरण OP खींचेंगे। दूसरा चरण, अब हम प्रकार लेकर उसका नुकीला सिरा O पर रखेंगे। प्रकार में एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे जो किरण OP को बिंदु A पर काटती है। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम उसका नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्राप्त चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम K नाम देंगे। चौथा चरण, अब हम O से शुरू होकर K से जाती हुई किरण OK खींचेंगे। प्राप्त कोण POK की माप 60 डिग्री है। चांदे के उपयोग से इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। क्या आप इस विधि से 30 डिग्री का कोण बना पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम 60 डिग्री के कोण को समद्विय भाजित यानी बाइसेक्ट करके 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। चलिए इसकी विधि देखें। ऊपर दी विधि से पहले हम 60 डिग्री का कोण POK बना लेंगे। प्रकार में ली गई दूरी समान रखकर हम A और K से एक दूसरे को काटता चाप खींचेंगे। चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम D नाम देंगे। अगर हम किरण OD खींचते हैं तो यह कोण POK को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार हमने कोण POK को समद्विय भाजित करके प्राप्त किया है 2 कोण KOD और कोण DOA, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री विभाजित 2 बराबर 30 डिग्री का है। अब हम देखेंगे 120 डिग्री और 90 डिग्री के कोण कैसे बनाए जा सकते हैं। पहला चरण, हम एक किरण OP खींचेंगे। दूसरा चरण, अब हम प्रकार लेकर उसका नुकीला सिरा O पर रखेंगे। प्रकार में एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे जो किरण OP को बिंदु A पर काटती है। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम उसका नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्राप्त चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम K नाम देंगे। इसी को दोहराते हुए हम प्रकार का नुकीला सिरा K पर रखेंगे और पहले वाले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम C नाम देंगे। चौथा चरण, अब अगर हम O से शुरू होकर C से जाती हुई किरण OC खींचेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण POC जिसका माप है 120 डिग्री। चांदे के उपयोग से इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। पांचवा चरण, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम C और K से एक दूसरे को काटता एक चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को G नाम देंगे। छठा चरण, अब अगर हम O से शुरू होकर G से जाती हुई किरण OG खींचेंगे तो प्राप्त कोण POG की माप 90 डिग्री होगी। चांदे के उपयोग से इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। अब आप इस विधि के प्रयोग से 150 डिग्री का कोण बनाने का स्वयं प्रयास कीजिए। आज हमने सीखा प्रकार के प्रयोग से विशेष माप के कोण बनाना। अगले वीडियो में दिए माप का कोण बनाने से संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे दिए हुए माप का कोण खींचने से संबंधित उदाहरण। चांदे यानी प्रोट्रैक्टर के प्रयोग से 23 डिग्री माप के कोण की रचना कीजिए। पहला चरण, सबसे पहले हम एक किरण AB खींचेंगे।
दूसरा चरण, चांदे का केंद्र ए पर रखकर हम चांदे को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि उसका शून्य किनारा किरण AB के अनुदिश रहे। तीसरा चरण, आप देख सकते हैं कि चांदे पर 2 स्केल हैं। क्या आप बता सकते हैं हमें कौन सी स्केल लेनी होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम वह स्केल देखेंगे जिस पर 0 डिग्री बिंदु B के पास हो। इस तरह से हम किरण AB को 0 डिग्री मानेंगे। इस स्केल पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि 23 डिग्री का खंड कौन से स्थान पर आता है। इस स्थान के सम्मुख हम बिंदु C अंकित करेंगे। चौथा चरण, अब हम बिंदु A से शुरू होती हुई और बिंदु C से जाती हुई किरण AC खींचेंगे। इस प्रकार यहाँ हमने 23 डिग्री माप वाले कोण CAB की रचना कर ली है। अगला उदाहरण, प्रकार यानी कंपास के प्रयोग से कागज पर वह कोण बनाइए जो 3 बजे के समय पर घड़ी की सुइयों में बनाने वाले कोण के बराबर हो। जब घड़ी में 3 बजते हैं तब घड़ी की बड़ी सुई 12 पर होती है और छोटी सुई 3 पर होती है। इस तरह से दोनों सुइयां आपस में एक समकोण यानी राइट एंगल बनाती है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, यानी कि हमें प्रकार के प्रयोग से एक 90 डिग्री माप वाले कोण की रचना करनी है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं। पहला चरण, हम एक किरण MN खींचेंगे। दूसरा चरण, अब हम प्रकार लेकर उसका नुकीला सिरा M पर रखेंगे। प्रकार में एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे जो किरण MN को बिंदु Q पर काटती है। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम उसका नुकीला सिरा Q पर रखेंगे और प्राप्त चाप को बिंदु P पर काटता एक और चाप खींचेंगे। इसी को दोहराते हुए हम प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखेंगे और पहले वाले चाप को बिंदु B पर काटता एक और चाप खींचेंगे। चौथा चरण, प्रकार में समान दूरी रखकर अब हम B और P से एक दूसरे को काटते चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को G नाम देंगे। पांचवा चरण, अब हम M से शुरू होती हुई और G से जाती हुई किरण MG खींचेंगे। इस प्रकार हमें कोण NMG प्राप्त होगा जिसका माप 90 डिग्री है। तो आज हमने देखे दिए हुए माप का कोण बनाने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे दिए हुए माप का कोण बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, चांदे का ठीक प्रकार से प्रयोग न करना। कुछ बच्चे चांदे का ठीक इस्तेमाल करना नहीं समझ पाते। दिए हुए माप का कोण बनाते समय वे किरण बनाते हैं, फिर वे उस पर चांदा रखते हैं, लेकिन वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि चांदे का केंद्र कोण के शीर्ष पर हो और चांदे का शून्य किनारा इस प्रकार किरण के अनुदिश रहे। इस कारण गलत माप वाला कोण बन जाता है। ध्यान रहे, चांदे का केंद्र कोण के शीर्ष पर होना चाहिए तथा कोण का शून्य किनारा इस प्रकार किरण के अनुदिश होना चाहिए। केवल तभी हमें सही कोण प्राप्त होता है। चांदे पर अक्सर दोनों दिशाओं में स्केल बनाई जाती है। कुछ बच्चे चांदे पर अंकित 2 अलग अलग स्केल देखकर उलझन में पड़ जाते हैं कि इनमें से कौन सी स्केल का प्रयोग करें। इस उलझन के कारण कुछ बच्चे गलत स्केल का प्रयोग करते हैं। इससे उन्हें गलत कोण प्राप्त होता है। चलिए इस उलझन से बचने का एक आसान तरीका समझें। जैसा कि आप जानते हैं, एक समकोण यानी राइट एंगल की माप 90 डिग्री होती है। इस तरह से समकोण L की तरह दिखाई देता है। अगर आपको दिए गए कोण की माप इस कोण से अधिक हो तो हम चांदे के उस स्केल का चयन करेंगे जो 90 डिग्री से बड़ा कोण दर्शाती है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, इसलिए हम यहाँ चांदे की अंदरूनी स्केल का चयन करेंगे क्योंकि अंदरूनी स्केल 90 डिग्री से बड़ा कोण दर्शाती है। इसी तरह यहाँ भी हम देखते हैं कि कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन यहाँ हम चांदे की बाहरी स्केल का चयन करेंगे क्योंकि यहाँ बाहरी स्केल पर हमें 90 डिग्री से बड़ा कोण मिलता है। अगर दिया हुआ कोण 90 डिग्री से छोटा है तो हम उस स्केल का चयन करेंगे जो 90 डिग्री से छोटे कोण का माप दर्शाती है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, इसलिए हम यहाँ चांदे के अंदरूनी स्केल का चयन करेंगे
क्योंकि यह अंदरूनी स्केल 90 डिग्री से छोटा कोण दर्शाती है। इसी तरह यहाँ भी हम देखते हैं कि कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन यहाँ हम चांदे की बाहरी स्केल का चयन करेंगे क्योंकि यह बाहरी स्केल पर हमें 90 डिग्री से छोटा कोण मिलता है। इस समझ से आप स्केल को चुनने संबंधित उलझन को दूर कर सकते हैं। गलती 2, प्रकार के प्रयोग में गलतियां। कुछ बच्चे प्रकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे रचना में गलतियां होती है। आइए इन्हें समझें। बच्चे प्रकार में ली गई दूरी को समान रखने पर ध्यान नहीं देते। कोण बनाते समय प्रकार पर अधिक दबाव के कारण ली गई दूरी बदल जाती है और अनजाने में गलत माप वाला कोण बन जाता है। इसे टालने के लिए प्रकार का प्रयोग सावधानी से करें। आप समय समय पर प्रकार में ली गई दूरी की जांच भी कर सकते हैं। इसी के साथ चाप खींचते समय या वृत्त खींचते समय बच्चे नुकीले सिरे को एक स्थान पर निश्चित नहीं रख पाते और वह खिसक जाता है। इसके कारण गलत चाप बन जाता है और इसके कारण कोण गलत बन जाता है। प्रकार से चाप खींचने और वृत्त बनाने का अधिक से अधिक प्रयास करने पर आप इस गलती को दूर कर सकते हैं। तो आज हमने देखी दिए हुए माप का कोण बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। Se le copia que cada día ya van आज हम सीखेंगे 3D आकारों के जाल के विषय में। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। एक गत्ता लीजिए, इस पर समान माप के वर्ग खींचिए। वर्ग की भुजा आप गत्ते के आकार अनुसार ले सकते हैं। अब इस आकृति को काटकर गत्ते से अलग कर लीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को मोड़कर इस प्रकार त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप बना लीजिए। इससे आपको एक घन यानी क्यूब प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ हमने एक ढांचे की सहायता से 3D आकार प्राप्त किया है। 2D में बनाया गया ऐसा ढांचा या रूपरेखा जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है, एक जाल
यानी नेट कहलाता है, जैसे यह घन का एक जाल है। जब आप मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने जाते हैं तो हलवाई आपको मिठाई एक बक्से में देता है। अक्सर मिठाई की दुकान पर बक्से घनाभ यानी क्यूबॉइड के आकार के होते हैं। अगर आप ऐसे किसी बक्से को खोलेंगे और समतल कर लेंगे तो आपको इसका जाल दिखाई देगा। अपने जन्मदिन पर आपने बर्थडे कैप जरूर पहनी होगी। यह एक शंकु यानी कोन के आकार की होती है। अगर आप एक शंकु को उसके तिर्यक पृष्ठ के एक बिंदु और शीर्ष यानी वर्टेक्स से जाने वाली रेखा के अनुदिश काटते हैं तो आपको इस प्रकार का शंकु का जाल प्राप्त होगा। आप एक लचीले गत्ते पर इस प्रकार का जाल बनाकर अपने लिए एक बर्थडे कैप जरूर बना सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यह जाल कौन सी त्रिविमीय आकार का हो सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह जाल एक बेलन यानी सिलेंडर का है। हमने देखा कि इस जाल से एक घन बनाया जा सकता है। अब इस जाल को देखिए, इसमें भी सभी वर्ग बने हैं। हम अगर वर्गों को ठीक प्रकार से मोड़ेंगे तो हमें एक घन जरूर प्राप्त होगा। इस तरह हम सिर्फ इन दो जालों से ही नहीं बल्कि इन सभी जालों से भी घन बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी ठोस के अलग अलग जाल हो सकते हैं। कई बार हमें यह जानना भी आवश्यक होता है कि दिए जाल से वांछित ठोस बनाया जा सकता है या नहीं। चलिए इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझें। दिए जाल से वांछित ठोस बन सकता है या नहीं, यह ज्ञात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वांछित ठोस और दर्शाए गए जाल में फलकों यानी फेसेस की संख्या समान हो। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि फलकों का आकार और जाल में दर्शाए संगत फलकों के बीच सुमेलन यानी करस्पॉन्डेंस हो। फिर हम जाल को देखकर यह सोचते हैं कि जाल को किस प्रकार मोड़ने पर हमें वांछित ठोस प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर इस जाल को देखिए। क्या हम इस जाल से एक पिरामिड बना सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। इस जाल में कुल 5 फलक है जिसमें एक वर्ग है तथा बचे चारों फलक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक त्रिभुज है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम इन फलकों को इस प्रकार मोड़ेंगे तो हमें एक पिरामिड जरूर प्राप्त होगा। इस तरह से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया जाल एक पिरामिड का ही है। इससे संबंधित और उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने सीखा 3D आकारों के जाल के विषय में। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे 3D आकारों के जाल से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाए गए ठोस का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का है। ठोस का जाल यानी नेट खींचे। जाल 2D में बनाया गया ऐसा ढांचा या रूपरेखा होती है जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है। चलिए दर्शाए गए आकार का जाल खींचे। दर्शाया गया ठोस यानी सॉलिड एक त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसमें कुल 4 फलक यानी फेसेस है। सभी त्रिभुजाकार है। यहाँ त्रिभुजाकार आधार के तीनों किनारों पर एक एक त्रिभुज है। जाल खींचने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुजाकार आधार खींचेंगे जिसकी सभी भुजाएं समान हो।
अब हम इस त्रिभुज की किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचेंगे जिसकी भुजा आधार की भुजा के बराबर हो। इसी तरह हम बचे दोनों भुजाओं पर भी आधार के माप के त्रिभुज खींचेंगे। इस तरह हमने त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए जाल खींच लिया है। अगला उदाहरण, निम्न दर्शाए जालों में सभी आयतों की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तथा दर्शाए गए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कौन से जाल त्रिभुजाकार प्रिज्म की रचना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार फलक प्रिज्म के आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व फलक होते हैं। यहाँ दर्शाए तीनों जालों में 2 त्रिभुज और 3 आयत के आकार के समतल भाग है। चलिए पहले आकृति की बात करें। सुविधा के लिए हम विभिन्न शीर्षों को नाम देंगे। त्रिभुज PED को हम रेखाखंड DE के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि वह आयत DEFC को लंब हो। इसी तरह हम त्रिभुज QCF को रेखाखंड CF के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि वह भी आयत DEFC को लंब हो। अब हम आयत ABCD को भुजा CD के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि उसकी भुजा AD त्रिभुज PED की भुजा PD से संलग्न हो तथा भुजा BC त्रिभुज QCF की भुजा QC से संलग्न हो। इसी तरह हम आयत EFGH को भुजा EF के अनुदिश इस प्रकार मोड़ेंगे कि उसकी भुजा EH त्रिभुज PED की भुजा PE से संलग्न हो तथा भुजा FG त्रिभुज QCF की भुजा QF से संलग्न हो। इस तरह हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम दूसरी आकृति को मोड़ते हैं तो इस स्थिति में भी हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म प्राप्त होगा। अब आप एक गत्ते पर तीसरी आकृति बनाइए। इसे काटकर गत्ते से अलग कर लीजिए और मोड़कर एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने का प्रयास कीजिए। आप जान पाएंगे कि इस स्थिति में आपको त्रिभुजाकार प्रिज्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ पहली और दूसरी आकृति में दर्शाए जाल ही त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोनों त्रिभुज सम्मुख होते हैं, जबकि तीसरी आकृति में दर्शाए गए जाल में दोनों त्रिभुजों को संलग्न रखा गया है। इसी तरह त्रिभुजाकार प्रिज्म के दोनों त्रिभुजों में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होता, जबकि दर्शाई गई आकृति के त्रिभुजों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। इसलिए किसी भी प्रकार से तीसरे जाल से एक त्रिभुजाकार प्रिज्म नहीं बनाया जा सकता। अगला उदाहरण, दर्शाए गए जाल कौन से ठोसों को निरूपित करते हैं? चलिए पहली आकृति की बात करें। यदि हम इसके एक सीधी भुजा को घुमाते हुए दूसरी सीधी भुजा पर लाते हैं तो वक्राकार भाग वृत्त का रूप ले लेता है। तश्तरी को मोड़कर हम खुले भाग को ढक लेते हैं। इससे हमें एक शंकु यानी कोन का आकार प्राप्त होता है। चलिए दूसरी आकृति की बात करें। हम आयत को चौड़ाई की ओर वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे और खुले भागों को तश्तरियों से ढक लेंगे। इससे हमें एक बेलन यानी सिलेंडर प्राप्त होगा।
अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि तीसरी आकृति में दर्शाए गए जाल से कौन सा त्रिविमीय आकार प्राप्त होगा। तो आज हमने देखे 3D आकारों के जाल से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 3D आकारों के जालों से संबंधित मिथ्या धारणा और गलती। मिथ्या धारणा। नीचे दर्शाए जालों यानी नेट्स में से किस जाल से घन यानी क्यूब की रचना हो सकती है। ज्यामितीय जाल एक द्विविमीय आकार है जिसे मोड़ने पर एक त्रिविमीय आकार प्राप्त होता है। कुछ बच्चे जाल को देखकर कौन सा त्रिविमीय आकार बनेगा इसकी कल्पना यानी विजुअलाइज नहीं कर पाते। वे दिए सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए पेपर या गत्ते पर जाल खींचकर और उसे काटकर उससे त्रिविमीय आकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करते समय जाल का कौन सा फलक त्रिविमीय आकार में किस स्थान पर व्यवस्थित हो रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए। घन का जाल दर्शाने के लिए किताबों में तथा सिखाते समय पहले जाल का अक्सर प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों की मिथ्या धारणा बन जाती है कि सिर्फ इसी जाल से एक घन की रचना की जा सकती है। इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि गलत जवाब है। कुछ बच्चे सिर्फ यह देखते हैं कि यहाँ प्रत्येक जाल में 6 वर्गाकार फलक यानी स्क्वायर फेसेस है। चूंकि घन के भी 6 फलक होते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि दर्शाए गए तीनों जालों से घन की रचना की जा सकती है। यहाँ वे जाल से त्रिविमीय आकार की कल्पना करना नजरअंदाज कर देते हैं और ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। यहाँ प्रत्येक जाल में 6 वर्गाकार फलक जरूर है, लेकिन अगर हम कल्पना करेंगे तो सिर्फ जाल A और जाल B से ही घन की रचना की जा सकती है। अगर जाल C की बात करें तो इसमें ये दोनों फलक एक दूसरे के ऊपर आते हैं तथा एक फलक का स्थान खाली रहता है, इसलिए जाल C से घन की रचना नहीं की जा सकती। यानी कि ऑप्शन 3 सही जवाब है। गलती। कुछ बच्चों को त्रिविमीय आकार दिया जाए और इसका जाल खींचने के लिए कहा जाए तो वे जाल नहीं खींच पाते। कुछ बच्चे कल्पना नहीं कर पाते कि दर्शाए गए त्रिविमीय आकार के लिए कौन सा जाल सही है, इसलिए वे दिए सवाल का जवाब नहीं दे पाते। यदि हम इस आकार को दर्शाई गई रेखाओं के अनुदिश काटते हैं तो हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम इसे किनारों के अनुदिश काटेंगे तो हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा। अब आप स्वयं सोचिए कि इस आकृति को कैसे काटा जाए कि हमें इस प्रकार का जाल प्राप्त होगा। दर्शाई गई आकृति एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है। इसका जाल खींचने के लिए हम किसी एक आयत को आधार मान सकते हैं। फिर इसके चारों किनारों पर आने वाले फलकों की पहचान कर इन्हें जाल में आधार के चारों किनारों पर खींच सकते हैं। फिर आधार के सम्मुख फलक को उचित स्थान पर रखकर जाल पूरा किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी ठोस का एक ही जाल हो, बल्कि जाल अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक घनाभ के इस प्रकार अलग अलग जाल हो सकते हैं। वीडियो रोककर कल्पना कीजिए कि इनसे एक घनाभ कैसे बनेगा। आज हमने देखी 3D आकारों के जालों से संबंधित मिथ्या धारणा और गलती। आज हम सीखेंगे द्विदंड आलेख। चलिए
आज एक दिलचस्प उदाहरण की सहायता से द्विदंड आलेख की समझ बनाएं। किसी स्कूल में विभिन्न वर्षों में कक्षा 8वीं में प्रवेश लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या इस सारणी में प्रस्तुत की गई है। क्या हम इन आंकड़ों को दंड आलेख यानी बार ग्राफ के रूप में निरूपित कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम लड़कों और लड़कियों की संख्या के लिए अलग अलग दंड आलेख खींच सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हमें संयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जैसे हमें यह ज्ञात करना कठिन होगा कि कौन से वर्ष में लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था। कौन से वर्ष कक्षा 8वीं की कुल संख्या सबसे अधिक थी, यह ज्ञात करना भी कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हम द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ खींचते हैं। इससे हम एक ही आलेख पर आंकड़ों के दो समूहों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करते हैं। युग्म में एक दंड आंकड़ों के एक समूह को तथा दूसरा दंड आंकड़ों के दूसरे समूह को निरूपित करता है। चलिए जानते हैं कि दिए गए आंकड़ों के लिए यह द्विदंड आलेख कैसे खींचा गया। कागज पर हम दो परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे। एक्स अक्ष पर वर्ष तथा वाई अक्ष पर कक्षा 8वीं में छात्रों की संख्या लेंगे। हमारी सुविधा के लिए हम एक सुविधाजनक पैमाना चुनेंगे। जैसे यहाँ हम 1 इकाई बराबर 20 छात्र ले सकते हैं। पैमाने के अनुसार हम y अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे। लड़कों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का तथा लड़कियों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का दंड लेंगे। अब हम आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करेंगे। 2007 में कक्षा 8वीं में 60 लड़के और 80 लड़कियां थी। यह दर्शाने के लिए हम लड़कों की संख्या निरूपित करने वाला दंड संख्या 60 तक खींचेंगे और उसी के साथ लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाला दंड संख्या 80 तक खींचेंगे। इसी तरह हम सभी वर्षों के आंकड़ों को द्विदंड आलेख के रूप में निरूपित करेंगे। ध्यान रहे, हम दंडों की चौड़ाई समान रखेंगे तथा दंडों के युग्मों के बीच दूरी भी समान रखेंगे। इस प्रकार हमें एक द्विदंड आलेख प्राप्त होगा। अब अगर हमें ज्ञात करना होगा कि कौन से वर्ष लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था, तो दंडों की लंबाइयों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि 2007 में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर सबसे अधिक था। इसी तरह हम अलग अलग सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक द्विदंड आलेख में दो अलग अलग प्रकार के एक दूसरे से संबंधित आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में दर्शाया जाता है, ताकि आंकड़ों के दो समूहों की तुलना की जा सके। दोनों आंकड़ों के लिए एक ही पैमाने यानी स्केल का प्रयोग किया जाता है। दंड आलेख की तरह द्विदंड आलेख भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से खींचा जा सकता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने सीखा द्विदंड आलेख क्या है तथा इसे कैसे खींचा जाता है। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे द्विदंड आलेख से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। दर्शाए गए द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ में भारत में विभिन्न वर्षों में चावल और गेहूं का उत्पादन कैसा रहा, इसकी जानकारी निरूपित की गई है। द्विदंड आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। कौन से वर्ष में चावल का उत्पादन सबसे अधिक रहा? यहाँ नीले दंड से चावल का उत्पादन निरूपित किया गया है। सबसे अधिक लंबाई वाला नीला दंड
वर्ष 2015-16 के लिए बनाया गया है। हम कह सकते हैं कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2015-16 में हुआ है। वर्ष 2013-14 में चावल और गेहूं के उत्पादन में क्या अंतर रहा? हम देखते हैं कि वर्ष 2013-14 में चावल का उत्पादन 107 मिलियन टन तथा गेहूं का उत्पादन 96 मिलियन टन है। दोनों के उत्पादन में 107 ऋण 96 मिलियन टन यानी 11 मिलियन टन का अंतर है। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में गेहूं का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? हम देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन 2014-15 में 87 मिलियन टन तथा 2015-16 में 92 मिलियन टन है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बराबर 92 मिलियन टन ऋण 87 मिलियन टन बराबर 5 मिलियन टन है। चूंकि हम वृद्धि 2014-15 के उत्पादन की तुलना में प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम 2014-15 के उत्पादन को आधार मानेंगे और वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। इस तरह से प्रतिशत वृद्धि बराबर 5 मिलियन टन बटे 87 मिलियन टन गुणा 100% बराबर 5.75% है। इसलिए 2014-15 की तुलना में 2015-16 में गेहूं का उत्पादन 5.75% बढ़ा। चलिए अगला उदाहरण देखें। दिनेश और रमेश की दुकानों का प्रदर्शन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित आंकड़े इकट्ठा किए गए। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दर्शाए गए आंकड़ों को द्विदंड आलेख पर निरूपित कीजिए। चलिए हम दिए गए आंकड़ों को क्षैतिज रूप से द्विदंड आलेख खींचकर दर्शाएं। पहले हम कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचेंगे। एक्स अक्ष पर महीनों के नाम तथा वाई अक्ष पर लाभ लाख रुपयों में लेंगे। हमारी सुविधा के लिए हम एक सुविधाजनक पैमाना चुनेंगे। जैसे यहाँ हम 1 इकाई बराबर 2 लाख रुपए ले सकते हैं। पैमाने के अनुसार हम वाई अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे। दिनेश की दुकान का लाभ दर्शाने के लिए हम इस प्रकार का और रमेश की दुकान का लाभ दर्शाने के लिए इस प्रकार का दंड लेंगे। अब हम आंकड़ों को दंडों के युग्म के रूप में निरूपित करेंगे। जनवरी महीने में दिनेश की दुकान का लाभ 5 लाख रुपए है, इसलिए हम वाई अक्ष की संख्या 5 तक दंड खींचेंगे। इसी महीने रमेश की दुकान का लाभ 8 लाख रुपए है, जिसे हम वाई अक्ष की संख्या 8 तक दंड खींचकर दर्शाएंगे। इसी तरह हम सभी महीनों के आंकड़ों को निरूपित करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ दंडों की चौड़ाई समान रखी गई है तथा दंडों के युग्मों के बीच दूरी भी समान रखी गई है। इस तरह हमने एक द्विदंड आलेख खींच लिया है। अब आप स्वयं अपनी पिछली 2 परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के लिए एक द्विदंड आलेख खींच सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के अंकों को देखकर ज्ञात कीजिए गणित में कौन सी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर आप अपने गणित के प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप बता पाएंगे कि आपको कौन से विषय की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है? आज हमने देखे द्विदंड आलेख से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में हम द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां। गलती 1। एक बच्चे ने यह द्विदंड आलेख यानी डबल पैराग्राफ खींचा। क्या आप बता सकते हैं
कि इसमें क्या सूचना दी गई है? सोचिए सोचिए। इस द्विदंड आलेख में कौन से रंग का दंड क्या निरूपित करता है, यह नहीं दर्शाया गया है। इसके कारण इस द्विदंड आलेख से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। ध्यान रहे, द्विदंड खींचते समय दंड क्या निरूपित करते हैं यह दिखाना आवश्यक है। जैसे यहाँ यह दिखाना आवश्यक है कि हरा दंड लड़कियों की संख्या को निरूपित करता है और नीला दंड लड़कों की संख्या को निरूपित करता है। गलती तो कुछ बच्चों को द्विदंड आलेख में क्या सूचना दी है यह ज्ञात करने में कठिनाई होती है। जैसे यदि उनसे पूछा जाए कि दर्शाए गए द्विदंड आलेख में क्या दर्शाया गया है, तो वे इसका जवाब नहीं दे पाते। किसी द्विदंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है यह ज्ञात करने के लिए x अक्ष और y अक्ष पर क्या दर्शाया है यह देखना आवश्यक है। साथ ही में दंडों के युग्म में प्रत्येक दंड क्या निरूपित करता है यह भी समझना आवश्यक है। यहाँ x अक्ष पर कक्षाएं दर्शाई गई है और y अक्ष पर छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। यहाँ हरा दंड लड़कियों की संख्या और नीला दंड लड़कों की संख्या दर्शाता है। इस समझ के साथ हम कह सकते हैं कि दर्शाए गए द्विदंड आलेख में 6 से 10 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। तो आज हमने द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। उम्मीद है अब आपको द्विदंड आलेख खींचना और इससे सूचना प्राप्त करना अच्छे से आ गया होगा। आज हमने देखी द्विदंड आलेख से जुड़ी कुछ गलतियां। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।